प्यारे विद्यार्थियों, आज के टॉपिक में हम पढ़ते हैं संधारित्र के प्रकार। जो पिछला वीडियो हमारा था उसके अंदर हमने संधारित्र क्या है और संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा था, यानी किस टाइप से हम बिना आकार बढ़ाए धारिता को बढ़ा सकते हैं, वो हमने सिद्धांत के अंदर क्लियर किया था। आज हम पढ़ते हैं कि हम किस किस टाइप के संधारित्र काम में लेते हैं। हालांकि ये टोटल 3 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होगा समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड होगा गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। एंड थर्ड होगा बेलनाकार संधारित्र, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर 3 टाइप्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर यानी संधारित्र क्या है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी एक अरेंजमेंट है, इस टाइप का अरेंजमेंट जिसके अंदर बिना साइज को इंक्रीज किए हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि जो भी कंडक्टर हैं, चालक हैं, उसका आवेश चार्ज कांस्टेंट रखना है और पोटेंशियल को डिक्रीज करना है, यानी विभव को घटा दिया जाए तो फिर हम जो है धारिता को यानी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। अपने सिलेबस के अंदर ये 2 हैं, यानी पीपीसी और एससी, समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेनली रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी ऐसा संधारित्र जिसके अंदर 2 चालक प्लेटें परस्पर समांतर हों, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। तो अब प्लेटें जो है समांतर हैं, यानी समांतर रखनी है, वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं और मोस्टली हम इसके अंदर वर्गाकार, आयताकार या वृत्ताकार ले सकते हैं। इसको हम इस टाइप से बनाएंगे। मान लो कि ये 2 प्लेटें हैं हमारे पास में। एक प्लेट को हम बैटरी से जोड़ करके आवेशित करेंगे, चार्ज देंगे। मान लो ये प्लेट P1 है और ये प्लेट P2 है। मान लें कि बैटरी के धन सिरे से इसको हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव से, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इंडक्शन के कारण P2 प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। इधर से हम इसको भू संपर्कित कर देंगे, अर्थिंग, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थिंग हो जाएगा। ये व्यवस्था, हालांकि हमने सिद्धांत के अंदर भी कुछ ऐसा ही पढ़ा था, तो सेम टाइप की व्यवस्था है जिसके अंदर 2 प्लेटें समांतर रखी हैं। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल हम यहाँ पे मान लेते हैं a और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d। क्लियर? अब ऐसे केस में यानी हमारी अवधारणा क्या है कि हमारे पास में P1 और P2 2 चालक प्लेटें हैं जिन्हें हमने समांतर रखा है। P1 पर जितना धनावेश है P2 पर उतना ही ऋणावेश है। तो इसका आवेश घनत्व मैं लिख लेता हूँ प्लस सिग्मा से और इसका आवेश घनत्व माइनस सिग्मा से। और हमें ये पता है कि Q इक्वल टू होता है सिग्मा बाई ए, सॉरी सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा
पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहलाती है। तो सिग्मा हो गया Q बाई ए, या Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब यहाँ पे हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमें इसकी धारिता की गणना करनी है, तो हम सबसे पहले इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे क्या होगी वो भी जानना ज़रूरी है। जैसे हम इस साइड में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो धनावेश के कारण लेफ्ट साइड में आएगी, ऋणावेश के कारण राइट साइड में आएगी, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें 0 मिलेगी। सेम एज P2 प्लेट के राइट साइड में देखें तो इधर नेगेटिव के कारण उसकी तरफ होगी और पॉजिटिव के कारण इससे दूर की तरफ होगी, तो यहाँ पर भी विपरीत दिशा में होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि संधारित्र के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, यानी बाहर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। अब अगर मान लो दोनों प्लेटों के बीच में देखें तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हम यहाँ पे क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं। ये विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगी। अगर हम दोनों प्लेटों के बीच में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेट P1 के कारण E1 क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन हम पहले जो है कर चुके हैं गाउस लॉ से। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक पतली प्लेट, पतले पृष्ठ या परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके आसपास के बिंदुओं पर जो दूरी पर निर्भर नहीं करती है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज डायरेक्टेड इन P1 टू P2। P1 से P2 की तरफ इसकी दिशा होगी, यानी बीच स्थित बिंदुओं पर। सेम ऐसे ही प्लेट P2 के कारण इसको हम लिखेंगे E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम, क्योंकि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व भी सिग्मा ही है। तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परिमाण में समान होगी। अब यहाँ पे हम इस सिग्मा का नेगेटिव नहीं लेंगे, ये पहले से मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि जो भी सदिश राशियाँ हैं उनके लिए आवेश या आवेश घनत्व के नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे दिशा ध्यान रखनी है, दिशा E2 की नेगेटिव की तरफ, टुवर्ड्स नेगेटिव, तो हम सेम लिखेंगे P1 से P2। ओके, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं इसलिए हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो E1 प्लस E2, देन E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स P1 टू P2। P1 से P2 की तरफ इसकी दिशा हो गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो ये संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र है, प्लेटों के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, यानी संधारित्र के बाहर स्थित बिंदुओं पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब यहाँ पे ये एक और चीज़ है कि ये विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब एक समान है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। लेकिन प्लेटों के किनारों पर, यानी यहाँ तो हम देख सकते हैं कि जो बल रेखाएं हैं वो आपस में समांतर हैं और समान दूरी पर हैं, एक ही दिशा में हैं, तो इसका मतलब ये समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। लेकिन अगर किनारों पर देखेंगे तो पारस्परिक हटाव के कारण कुछ बल रेखाएं जो हैं वो वक्राकार हो जाती है, और बल रेखाओं के वक्राकार होने को हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का उपांत प्रभाव कहते हैं, टर्मिनल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो कर्व्ड फील्ड लाइंस हैं ये टर्मिनल इफेक्ट कहलाता है। क्लियर? तो हमने विद्युत क्षेत्र को
कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। देखिए, हमने विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कहीं एक रिलेशन देखा था कि ये माइनस ऑफ समेशन ई डॉट डी आर होता है। अब यहाँ डिपेंड करता है कि ई और डी आर की बीच का कोण कितना है, और डी आर एक्चुअल में अल्पांश विस्थापन है, हम कितना विस्थापन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखा जाना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर, क्योंकि ये विभव जीरो है, इनिशियल उसी को मानेंगे हम जो अर्थिंग हो रखा है, तो मेनली P1 प्लेट का हमें विभव देखना है और वही इन दोनों के बीच में विभवांतर कहलाएगा। तो हम अगर एकांक धनावेश को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक लाते हैं तो हमारा टोटल विस्थापन क्या हुआ, D, टोटल विस्थापन D, और ये D विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, यानी 180 डिग्री पर, एंड cos 180 -1। दैट्स वाई V इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं E इंटू डी। तो दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर V इक्वल टू E इंटू डी। देन विभवांतर हमें मिल जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया विभवांतर। और अब बहुत इजी फॉर्मूला धारिता का, हम पीपीसी की धारिता देख रहे हैं। नॉर्मल फार्मूला जो है हमारा फंडामेंटल फार्मूला धारिता के कंसेप्ट के लिए, वो है Q बाई V। एकांक विभवांतर उत्पन्न होने के लिए दिया गया आवेश Q बाई V, एंड Q को मैं पहले ही बता चुका हूँ यहाँ से कि सिग्मा जो है वो Q बाई A होता है, देन Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A। तो हम लिख लेंगे सिग्मा इंटू A बाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। प्रारंभ से ही ये क्लियर है, हम जो है बार बार बता चुके हैं कि धारिता का मान आवेश पर या विभव पर निर्भर नहीं करता, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सिग्मा कैंसिल आउट हो गया। सिग्मा कैंसिल आउट हो गया मतलब आवेश घनत्व तो क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। इस पीपीसी की धारिता एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है। किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रही है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल एप्सिलॉन नॉट, वही चीज़ जो हम गोलीय संधारित्र में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कौन कौन यहाँ पे प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो तो माध्यम है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी ये निर्वात में है। अगर हम माध्यम में देखेंगे तो यहाँ हम लेंगे एप्सिलॉन, एंड C डैश बाई C इक्वल टू हमें मिलेगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R परावैद्युतांक जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, इट मीन्स C डैश ग्रेटर देन C। तो माध्यम में धारिता हमेशा बढ़ती है, ये हम पहले से ही जानते हैं। सेकंड, प्लेट एरिया, प्लेट क्षेत्रफल। प्लेट क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करती है? C समानुपाती A। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटें जितनी लंबी चौड़ी होंगी, प्लेटें जितनी लंबी चौड़ी होंगी उतनी ही धारिता ज़्यादा होगी। क्यों? कि उस पर आवेश की मात्रा ज़्यादा आएगी। सिग्मा को कांस्टेंट अगर लेते हैं हम तो Q समानुपाती A हुआ। इसका मतलब एरिया जितना ज़्यादा हुआ उतना ही उस पर आवेश ज़्यादा मिलेगा, और आवेश ज़्यादा आ सकता है तो इसका मतलब धारिता ज़्यादा होगी। तो प्लेट क्षेत्रफल अधिक होने पर धारिता बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे एक और कंसेप्ट है जिसको मैं स्टार मार्क करता हूँ,
वो ये है कि वास्तव में ये केवल प्लेट क्षेत्रफल नहीं होकर के अति व्यापित क्षेत्रफल है। अति व्यापित क्षेत्रफल से मतलब ये है कि दोनों प्लेटों के बीच में कितना अतिव्यापन हो रहा है परस्पर। हालांकि कुछ डिस्टेंस पर है, लेकिन क्योंकि बल रेखा तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि भाई एक प्लेट तो इतनी है और दूसरी प्लेट इतनी है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई अगर इधर भी पूरी प्लेट हो तो धारिता C है और अब काट दिया तो धारिता। यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा कि उधर जो है क्षेत्रफल हो सकता है आधा हो गया, जो भी है कम हो गया, तो अतिव्यापित क्षेत्रफल घटने पर धारिता घटेगी। और थर्ड कंसेप्ट हम देते हैं प्लेट अंतराल का। प्लेट अंतराल फॉर्मूले में दिख रहा है हमें स्मॉल d के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतनी धारिता ज़्यादा होगी। एक्चुअल में d को कम करने पर उपांत प्रभाव भी कम होगा, a को बढ़ाने पर भी उपांत प्रभाव कम होता है, ये वक्राकार भाग कम हो जाता है। हम यहाँ पे धारिता की निर्भरता देख रहे हैं, तो यहाँ जो है अच्छी तरह से समझ लें कि प्लेट अंतराल यानी प्लेटों के बीच की दूरी या प्लेटें बहुत नज़दीक रखेंगे तो उस केस में धारिता बढ़ेगी। तो इस टाइप से आज के टॉपिक में हमने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा है कंप्लीटली। क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये व्यंजक विथ डायग्राम ध्यान रखना है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। आज के टॉपिक में इतना ही करेंगे। ओके।